अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। दिस इज़ द चैप्टर टेकन फ्रॉम द 8th क्लास जियोग्राफी। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज़ एज वेल। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके आप शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर और इसका नाम है इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो दोस्तों, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है इसकी अपनी एक यूनिक पोजीशन है, अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी मशहूर है पूरी दुनिया में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजन इज़ लोकेटेड ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स दैट इज़ हिमालयन रेंज। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये तीन डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट क्लाइमेट्स के साथ, डिफरेंट कल्चरल पैटर्न्स के साथ, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स के साथ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक दूसरे से डिफरेंट है। हालांकि 2019 तक ये एक ही स्टेट था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। कुल मिलाकर इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 10 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू में, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, 2 डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में। तो खैर, ये तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है जम्मू कश्मीर लद्दाख का। 2019 में इसको 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है ये इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है। यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जिनको हम मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री कह सकते हैं, यानी मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है। अब जितनी भी है वो स्मॉल स्केल यूनिट्स है, जो हाउस होल्ड यूनिट्स है, या विलेज बेस्ड यूनिट्स है, या फिर जो छोटे मोटे कारखाने होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, या हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे, तो उस टाइम पे भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट काफ़ी बैकवर्ड था, पॉवर्टी लेवल ज़्यादा थी, फूड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, और इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो वो भी बहुत पीक पर है, आज भी और तब भी थी। तो फिर भी जो गवर्नमेंट्स आई है, जिन्होंने काम किया है, तब से गवर्नमेंट्स ने उन्होंने काफ़ी फोकस डाला है, फोकस दिया है ज़्यादातर इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे, जिनको हम कहते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ या होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इन ही इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमें आज इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज़ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड? देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दिस। रीज़न नंबर 1, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो लैंड रिफॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ज़्यादातर जो एरिया है वो या तो माउंटेनियस है, या फिर रिवर वैलीज़ में बंद है, या फिर फॉरेस्ट एरिया है। इस वजह से ज़्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं बन पाई है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है फ्लैट एरिया विथ ऑल द रिसोर्सेज लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, मार्केट एंड ऑल दैट, जो कि यहाँ पे अभी तक नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, यानी जो मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं नेचुरली किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी रीजन में, वो यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम मिनरल्स पाए जाते हैं। उन बेसिस पे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनाई जा सकती। तो उस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे, वो भी कुछ स्टेबल नहीं रही है पिछले कुछ सालों से, जिस वजह से जो लोग हैं इन्वेस्ट करने वाले, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करने से पहले इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखता है कि मेरा मार्केट कब तक खुला रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 5 से 6 महीने तक जो वैली ऑफ कश्मीर है ये कट ऑफ रहती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ख़ास तौर पे जो कुछ 20-30 साल पहले की बात करेंगे तो इस वजह से भी कोई बड़ी इंडस्ट्री अब तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है। यानी जो क्लाइमेट है, जो विंटर सीज़न है यहाँ का, उसमें वैली डिसकनेक्टेड रहती है, इंडस्ट्रीज़ बंद रहती है, पावर सप्लाई ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, वाटर की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं बन पाई है। एक और रीज़न है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्लाइमेट। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इनके क्लाइमेट अलग अलग है। जम्मू की बात करेंगे तो हॉट रीजन, लद्दाख की बात करेंगे तो कोल्ड रीजन, कश्मीर की बात करेंगे तो मॉडरेट रीजन। जैसा मैंने पहले भी कहा, विंटर काफ़ी हारिश होता है, ज़्यादातर लोग किसी काम में एंगेज नहीं होते हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोग अब बिज़नेस करने लगे हैं, काफ़ी सारे लोग जॉब्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर पूरे साल होता नहीं है। क्योंकि लद्दाख और कश्मीर की बात करेंगे तो 6 महीने मैंने पहले भी कहा बर्फ़ रहती है, इस वजह से कल्टिवेशन ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो
अब ज़रूरत है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डाउन करने की, और उसके लिए ज़रूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि अभी तक स्टेबल नहीं है, अभी तक एडवांस्ड नहीं है। तो जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे हैं छोटे बड़े, वो कुछ खास खास डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं और मेजर टाउन्स में पाए जाते हैं। खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल, जो जिसको हम कहते हैं सिटीज़ और टाउन्स, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने को मिलते हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइवली प्रोवाइड करते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बट स्टिल द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन J&K state is very much high. Those steps have been taken by the governments to establish some industrial units, but still the J&K state is totally backward in modern industrialization. Let us try to understand all these facts in this chapter. Hope you will enjoy this video series as well. जिस तरह से आपने बाकी पसंद किए हैं, अपने लाइक्स दिए हैं, अपने कमेंट्स दिए हैं, उसी तरह से इन वीडियोस पे भी आपने जो व्यू पॉइंट्स है वो आप ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों 1963 में, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इंडस्ट्रीज़ जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एस्टैब्लिश किए गए। इनका ऑब्जेक्टिव था ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो इसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रमोट किया गया जो ऑलरेडी बने थे, कुछ नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी प्रमोट किए, एस्टैब्लिश किए गए, खास तौर पे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। तो चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। आपके सामने जो पिक्चर है ये क्लियर कट दिखाती है, यहाँ पे कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें ज़्यादातर काम जो है हाथों से होता है, मशीन्स नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो मशीन बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो यूजुअली बड़ी होती है, उनमें काफ़ी बड़ी मशीन्स होती है, उनमें लोग भी ज़्यादा काम करते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को देखकर पता चलता है कि कैसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हो सकती है। ये खुनमो की पिक्चर है जो एक इंडस्ट्रियल रीजन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री की। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोलते किसको है? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हम यूजुअली बोलते हैं जिनमें हाथों से काम किया जाता है, छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करके। कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं यूजुअली जो होम बेस्ड या हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है, यानी छोटा मोटा यूनिट जो घर में भी हो सकता है, गांव में हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है, शॉप में हो सकता है, तो इनको हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। ये मोस्टली डिपेंड करते हैं जो मोस्टली डिपेंड करते हैं जिसको हम कहते हैं क्लॉथ मेकिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हैंडलूम्स की। हैंडलूम इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है और स्टेट को काफ़ी रेवेन्यूज़ भी प्रोवाइड करती है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैंडलूम प्रोडक्ट्स है वो है ब्लैंकेट्स, ट्वीड्स, लोवेस, पट्टू, रफल, खादी, पश्मीना, सिल्क। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाथों से बनाए जाते हैं, छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल करके, छोटी मोटी मशीन्स का भी इस्तेमाल करके। जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे ब्लैंकेट्स यानी कंबल जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं, अपने डिज़ाइंस के लिए काफ़ी मशहूर है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं कश्तवार में, भद्रवाह में, डोडा में, पिदार में, बिलवार में, दोनों जम्मू और कश्मीर, खासतौर पे जम्मू रीजन में। श्रीनगर सिटी और इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ काफ़ी मशहूर है वूलन पट्टू के लिए और ट्वीड्स के लिए। चलिए जानते हैं इन ब्लैंकेट्स की क्वालिटी के बारे में, इनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इनके प्राइसेस के बारे में और इनके मार्केट डिमांड के बारे में। आपके सामने जो पिक्चर है ये एम्ब्रॉयडरी की पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं एक आर्टिज़न जो अपने हाथों से काम करता है, जिसको कश्मीरी में आरी काम कहते हैं। तो यूजुअली डिज़ाइंस बनाने का काम, चाहे बेड शीट हो, बेड कवर हो, पर्दे हों या कोई और कारपेट हो जिसको हम यूज़ करते हैं, तो मल्टी कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे कलर्स के जो धागे हैं ये यहीं पे प्रोड्यूस होते हैं और इनसे डिज़ाइंस भी यहीं पे बनाए जाते हैं। यूजुअली घर में बैठकर भी पर्सन बना सकता है और 4-5 लोग मिलकर भी इसको कर सकते हैं। आपके सामने पिक्चर है ब्लैंकेट्स की जो यूजुअली बनते हैं कश्तवाड़ में, डिफरेंट डिज़ाइंस के, सॉफ्ट होते हैं काफ़ी, विंटर्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनकी डिमांड विंटर्स में ज़्यादा बढ़ती है, समर्स में कम होती है, लेकिन जो क्वालिटी और प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है और इस वजह से पूरी दुनिया में ये काफ़ी मशहूर है। जो कोल्ड रीजन्स होते हैं जिनका क्लाइमेट हारिश होता है विंटर्स में, वो इन चीज़ों को खरीदते हैं। आपके सामने और एक पिक्चर है जिसको हम ट्वीड कहते हैं। ट्वीड एक वूलन क्लॉथ है जिसको यूजुअली बनाया जाता है सिल्क, कॉटन और वूल को मिलाकर। ये पट्टू के सिमिलर होता है, जो पट्टू जिसको फेरन बनाया जाता है। फेरन हम बोलते हैं यूजुअली लॉन्ग गाउन को, जो विंटर्स में यूज़ किया जाता है, खासतौर पे जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, जब बर्फ़ यहाँ पे होती है तो उस टाइम पे फेरन का इस्तेमाल किया जाता है, कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फेरन बनाने के काम आता है।
ट्वीड और पट्टू में थोड़ी सी डिफरेंस है, वो ये कि ट्वीड काफ़ी फिनिशी होता है, स्लिपी होता है और ड्यूरेबल होता है, काफ़ी कॉस्टली भी होता है। जबकि पट्टू जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है यानी थिक होता है और ट्वीड काफ़ी पतला होता है। पट्टू में यूजुअली यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं वूल, जबकि इसमें तीन चीज़ें ऐड की जाती है, सिल्क, कॉटन एंड वूल। इसके कपड़े बनाए जाते हैं, यूजुअली फेरन भी बनाया जाता है और बाकी चीज़ें भी जो विंटर्स में काम आती है। ये है जिसको हम ल्यूएस कहते हैं और मार्केट में आपको काटरा के नाम से मिलेगा। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जैसे जैकेट बनता है, पैंट बनते हैं या शर्ट्स भी बनती हैं या और जो यूजुअली हम कपड़े पहनते हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसके फेरन भी बनाए जाते हैं। आपके सामने जो पिक्चर है लेफ्ट साइड में वो है रफ़ल की। रफ़ल के यूजुअली फेरन बनाए जाते हैं, शॉल भी बनाए जाते हैं, इस पे काफ़ी डिज़ाइनिंग भी होती है। सुई से भी काम किया जाता है जिसको हम कढ़ाई का काम कहते हैं और आरी से भी काम किया जाता है। काफ़ी मशहूर है ये और लोग इसको पसंद करते हैं, यूजुअली वीमेन। राइट साइड में जो पिक्चर है ये फेरन है जो पट्टू से बनता है और पट्टू भी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो यही है वो लॉन्ग गाउन जिसको विंटर्स में कश्मीर के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और यूज़ करते हैं। आपके सामने और एक पिक्चर है जो आपको दिखाएगी, यहाँ पे लेफ्ट साइड में रफ़ल का फेरन फिर से काम किया हुआ। तो राइट साइड में जो पिक्चर है वो शॉल है, जो शॉल मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पे है वो काफ़ी मशहूर है, इसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप किस तरह के क्लॉथ्स यहाँ पे बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा हैंडलूम्स के बारे में, कौन कौन से टाइप के क्लॉथ्स यहाँ पे बनते हैं। बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। एंशंट और मिडिवल टाइम्स में जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, हाथों से बनने वाली चीज़ें, ये काफ़ी मशहूर थे और कश्मीर इसके लिए आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की चीज़ें यानी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो चीज़ें हैं, हाथों से बनी हुई चीज़ें, वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में उनकी डिमांड है और बेचे जाते हैं। इस तरह से जो फॉरेन करेंसी है वो यहाँ पे आती है। एंशंट और मिडिवल टाइम्स में बहुत से ऐसे रूलर्स गुजरे हैं जिन्होंने इन आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को काफ़ी सपोर्ट किया, प्रमोट किया और उनको स्टेट फंड्स भी प्रोवाइड किए। एंशंट टाइम्स की बात करेंगे तो स्टोन कटर्स यहाँ पे काफ़ी मशहूर थे। जो अवंती वर्मन जो इम्पोर्टेंट रूलर रहा है उसके टाइम से काफ़ी मशहूर थे स्टोन कटर्स। इसकी एग्जांपल है अवंतीपुर टेम्पल जो कि आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। परिहसपुरा जो ललित आदित्य की इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी रही, वहाँ पे जो स्टोन वर्क है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से मिडिवल टाइम्स की बात करेंगे तो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन की बात आती है। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन, जिनको यहाँ पे कश्मीर के लोग प्यार से बडशाह भी कहते हैं, बडशाह का मतलब होता है ग्रेट किंग। उन्होंने करीबन 50 साल रूल किया और इन 50 सालों में उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, रोड्स कंस्ट्रक्शन और साथ में जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया। सुल्तान ज़ैनुल आबदीन की रिलेशंस जो इंटरनेशनल रूलर्स के साथ थी उस टाइम पे मिडिवल टाइम्स में, वो काफ़ी अच्छी थी, स्टेबल थी। इस वजह से सेंट्रल एशिया से बहुत सारे आर्टिजन्स को लाया गया और उन आर्टिजन्स को कश्मीर में जो जिसको हम कहते हैं हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई, जिनमें हैबिटेशन या जिनमें जो मनी था, खाना पीना, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया गया। कंडीशन एक ही रखी गई कि वो कश्मीर के लोगों को अपने आर्ट्स और अपने क्राफ्ट सिखाएंगे। इस वजह से, इसी रीज़न से जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारे लोगों को ये आर्ट्स और क्राफ्ट्स आते हैं जो कि कभी सेंट्रल एशिया में काफ़ी मशहूर थे। तो ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे यहाँ पे पेपर माशी या जो कॉटेज इंडस्ट्री आई, ख़ासतौर पे कालीन मेकिंग, शाल बाफ़ी या शाल मेकिंग, ये सारे काम, ये सारे क्राफ्ट्स यहाँ पे पहुँच गए। साथ में मेटल वेयर और सिल्वर वेयर के काम भी यहाँ पे आ गए। इसकी कुछ रीज़न्स थे। रीज़न ये था जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट उस टाइम पे आज भी था, वो एग्रीरियन स्टेट था, यानी ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। तो एग्रीकल्चर पूरे साल होता नहीं है, 6 महीने बंद रहता है बिकॉज ऑफ द हार्श विंटर। तो 6 महीने लोग यहाँ पे बेकार होते थे। इस वजह से नुकसान होता था इकॉनमी का भी और जो लाइवलीहुड था उसमें भी प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने सेंट्रल एशिया से, खासतौर पे यारकंद और जो ईरान है वहाँ से काफ़ी सारे कारीगरों को लाया और उनको यहाँ पे हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जो उनको ज़रूरत था। सिर्फ कंडीशन ये थी कि वो यहाँ पे रहकर कश्मीर के लोगों को डिफरेंट आर्ट्स सिखाएंगे। कुछ लोग जो सेंट्रल एशिया से आए थे वो यहाँ पे सेटल हो गए,
कुछ लोगों को वापस जाने का भी परमिशन मिला, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही थी कि पहले वो यहाँ के कुछ लोगों को ज़रूर सिखाएंगे अपने जो भी उनके पास आर्ट्स और क्राफ्ट्स है। आज की बात करेंगे तो काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व है, काफ़ी सारे लोग अर्न करते हैं इन हैंडीक्राफ्ट से। और इसी तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, इसकी इकॉनमी भी इस वजह से स्टेबल देखने को मिलती है, क्योंकि जो पार्ट टाइम होता है उसमें आर्टिजन्स अपना काम करते हैं। यानी कुछ लोग इसमें फुल टाइम काम करते हैं, कुछ लोग इसमें पार्ट टाइम काम करते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी इसमें अर्न करते हैं, जो लेबरर्स होते हैं वो भी अर्न करते हैं, जो पीजेंट्स या कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी अर्न करते हैं, और जिनका ये फुल टाइम वर्क है वो तो अर्न करते ही है। तो इस वजह से हैंडीक्राफ्ट्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स में से खास तौर पे बात करेंगे कालीन्स की, पेपर माशी, एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है डिज़ाइनिंग, जो हाथों से की जाती है। काफ़ी सारे बेल बूटे, यानी जिनको हम कहते हैं आर्ट, या आर्ट ऑफ मेकिंग फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड ऑल दैट। मेटल वेयर, विकर वर्क या विलो वर्क या लेदर वर्क या वुड कार्विंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, खास तौर पे कश्मीर वैली के। इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपोर्ट किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो यूरोपियन मार्केट और मिडल ईस्ट में इनकी काफ़ी डिमांड है। इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में बेचे जाते हैं। जम्मू में भी कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं जिनमें हैंड निटिंग है, बेम्बो क्राफ्ट है, स्ट्रा वर्क है, पाम लीफ वर्क है, या फिर वुड वर्क है। चलिए देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। आपके सामने पिक्चर है कालीन की। कालीन दो तरह के होते हैं, एक सिल्क का बनता है और एक जो दूसरा बनता है सिल्क प्लस कॉटन का। जो सिल्क का कालीन बनता है वो यूजुअली काफ़ी महंगा होता है, इसका डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसकी क्वालिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी फिनिशिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस चीज़ की। तो बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पे ये ईरान से आया हुआ आर्ट है, तो बहुत सारे लोग इसको परचेज़ करते हैं और अपने घरों में डिज़ाइंस के लिए भी रखते हैं, और जो हम मैटिंग के लिए उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इसकी प्राइसेस अक्सर लाखों में जाती है, जबकि जो लो क्वालिटी का कालीन होता है वो जो स्टेपल से बनता है, सिल्क से बनता है, मिक्सचर ऑफ सिल्क एंड स्टेपल या कॉटन, उसके प्राइसेस कम होते हैं, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी उसकी प्राइस भी अच्छी खासी जाती है। तो लोग जो इस कालीन को बनाते हैं दे आर कॉल्ड कालीन मेकर्स, और कश्मीर में उनको बोलते हैं कलीन बाफ। आपके सामने और एक पिक्चर है जिसमें आप देखेंगे पेपर माशी। ये भी सेंट्रल एशियन आर्ट है, और कश्मीर में इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी शिया कम्युनिटी, क्योंकि ईरान से आया हुआ आर्ट है, तो वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन इसको सिखाते थे। तो ये आर्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जिनमें फ़ोटो फ्रेम है, जिनमें बॉक्सेस है, जिनमें कुरान रहल है, जिनमें जो बच्चों के लिए चीज़ें होती है वो सारी, जिनमें ट्राई भी बनती है, जिनमें जो स्वीट्स के बास्केट्स होते हैं वो भी बनते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। ये है एम्ब्रॉयडरी वर्क जो हाथों से किया जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको कश्मीरी में आरी काम कहते हैं। तो यू कैन सी हर मेकिंग सो मेनी डिज़ाइंस स्पेशली ऑफ फ्लावर्स एंड बर्ड्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्राफ्ट है जो कश्मीर में किया जाता है। आपके सामने मेटल वेयर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जो राइट साइड में आपको ब्लैक दिख रहा है, इसको कश्मीरी में समोवार कहते हैं। ये रशियन स्टाइल का बना हुआ है, हालांकि बहुत से और स्टाइल्स है जिनका ये बनाया जाता है। तो इसमें चाय वाय गर्म की जाती है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। लेफ़्ट साइड में, जिसको कश्मीरी में नर कहते हैं, यूजुअली पानी के लिए यूज़ की जाती है, स्पेशली जो वेडिंग मोमेंट्स होती है, वेडिंग सेरेमनी होती है उस टाइम पे। बीच में जो दिख रहा है इसको हम गुलदान कहते हैं। गुलदान का मतलब होता है फ्लावर पॉट। तो ये मेटल वेयर की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बनाई जाती है यहाँ पे, और इसमें भी काफ़ी सारे लोग एंगेज्ड है। श्रीनगर सिटी इसके लिए काफ़ी मशहूर है। एंग्रेविंग यानी खोद कर डिज़ाइन बनाना, ये एक ख़ास आर्ट है जो कश्मीर के लोगों में पाया जाता है। यह है विकर वर्क, जिसकी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई आपको नज़र आती हैं। बच्चों के लिए भी चीज़ें नज़र आती है। इसमें टेबल कुर्सियाँ भी आजकल बनाई जाती है, बैग्स बनाए जाते हैं, या बास्केट्स बनाए जाते हैं, चेन बनाई जाती है, बल्कि कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है, जिनको डेकोरेशन के लिए भी और घर में यूज़ के लिए भी हम खरीदते हैं, या दुनिया की बाकी जो लोग यहाँ आते हैं इनको खरीद लेते हैं। यहाँ आपके सामने पिक्चर है लेदर वर्किंग की।
तो जैसा मैंने पहले भी कहा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर में फार्मिंग भी आती है, यानी एनिमल फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें शीप, गोट या बफेलो या फिर काऊ, उनको पाला जाता है। तो लेदर की कोई कमी नहीं है। लेदर से काफ़ी चीज़ें बनती है, जिनमें शू होता है, बेल्ट होता है, जैकेट होता है, हैट होती है, और भी बाकी सारी चीज़ें, बैग्स बनते हैं, और या जो कवर्स होते हैं, बेड कवर्स होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं। जो गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं कवर्स, वो भी यूज़ बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यह है वुड कार्विंग, जो कश्मीर का आर्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्ट है, सेंट्रल एशिया से आया हुआ। तो इसके बनते हैं ट्राइज, इसके बनते हैं टेबल कुर्सियाँ, इसके बनते हैं आर्टिकल्स ऑफ व्हाट वी कैन से शो, और वी कैन से मेकिंग ब्यूटीफुल और हाउसेस। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अक्सर हम अपने घर को सजाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हैंड निटिंग कहते हैं, जम्मू में काफ़ी मशहूर है। इसके स्वेटर्स बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, टोपियाँ बनती है, बैग्स बनते हैं। तो यूजुअली इसमें वीमेन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है और अपना लाइवलीहुड अर्न करती है। जम्मू के आर्ट में और एक चीज़ है जिसको हमने कहा बैम्बो वर्क। बैम्बो की रीड्स, यानी जो छिलके होते हैं, वो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जिनमें आपके सामने बास्केट्स है, टोकरियाँ हैं, या टोपियाँ हैं, या और सारी चीज़ें हैं, ये बनाई जाती है। बैग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाए जाते हैं, और उनका डिज़ाइन, उनका कलर, उनका फिनिश, वो अपने आप में एक मिसाल है। यू कैन सी हियर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, चाहे हम उनको कैरिंग बैग्स के लिए यूज़ करें, चाहे डेकोरेशन के लिए यूज़ करें, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जम्मू में बम्बू की रीड्स को बनाई जाती है। ये है पाम लीफ वर्क। पाम लीफ वर्क के भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, टोकरियाँ वोकरियाँ बनाई जाती है। ये जम्मू का आर्ट है, और काफ़ी सारे लोग इसको लोकली परचेज करके यूज़ करते हैं। यह है वुड कार्विंग, जो जम्मू की है। यूजुअली जम्मू का जो आर्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ कलर और मटेरियल में डिफरेंस है। कलर यूजुअली यहाँ पे फास्ट नज़र आता है, जबकि कश्मीर के जो वुड कार्विंग है उसमें लाइट कलर नज़र आता है। मटेरियल की बात करेंगे तो कश्मीर में जो वुड कार्विंग का मटेरियल है वो ज़्यादातर होता है वॉलनट ट्री, उसके बनते हैं, या फिर जो चिनार का पेड़ है उसकी लकड़ी यूज़ की जाती है। तो जम्मू में कोई भी लकड़ी यूज़ हो सकती है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी लकड़ी ईजिली अवेलेबल है। तो हाथों से एंग्रेविंग का सिस्टम ये जम्मू में भी है और कश्मीर में भी। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में। आने वाले वीडियोज़ में हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे बाकी जो क्राफ्ट, ये जो कि यूजुअली जिसको हम कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है, उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं तिब्बतियन रग्स की, पश्मीन शॉल्स की। ये इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट्स है लद्दाख रीजन के। पिक्चर्स में मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको तिब्बतियन रग्स क्या होती हैं। ये असल में एक कारपेट होता है जो लद्दाख में पाया जाता है। ये कलर के लिए, डिज़ाइन के लिए काफ़ी मशहूर है। कश्मीर वैली की बात करेंगे तो नमदाज यहाँ पे बनाए जाते हैं इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ वूल, जबकि जो ओल्ड वूलन ब्लैंकेट्स होते हैं, जो यूज़ के काबिल नहीं होते हैं, जो ख़राब हो चुके होते हैं, जो ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको पीस कर बनाए जाते हैं गबाज। तो इस तरह से नमदाज और गबाज के लिए कश्मीर काफ़ी मशहूर है। हालांकि नई जो वूल होता है, नया वूल लो क्वालिटी का, उसको भी बनाए जाते हैं। तो ये आर्ट आया है यहाँ पे यारकंद से, यानी सेंट्रल एशिया से। नमदाज गबाज कश्मीर के अपनी एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए काफ़ी मशहूर है, कलर, ब्यूटी, डिज़ाइन, स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी मशहूर है। इनके खास सेंटर जहाँ पे बनाए जाते हैं वो है अनंतनाग, रैनावारी एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन्स है जहाँ पे नमदाज और गबाज बनाए जाते हैं। यह है तिब्बतियन रग्स। इसमें ज़्यादातर फास्ट कलर्स होते हैं, जबकि कश्मीर में बनने वाले कारपेट्स यूजुअली जो हमने बात की है नमदाज गबाज की, उनके कलर्स लाइट होते हैं और उनके डिज़ाइंस थोड़े डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द तिब्बतियन रग्स। इनको तिब्बतियन रग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर तिब्बत में बनते हैं और तिब्बत से आर्ट पहुंचा है लद्दाख, और लद्दाख के लोग इसको करते हैं। यहाँ पे आपके सामने है गबा, यू कैन सी हियर। ये बनाया जाता है यूजुअली जो ओल्ड ब्लैंकेट्स होती हैं, जिनको अब कोई यूज़ नहीं होता है, उनको पीस कर उनको बनाया जाता है। कभी कभार जो ओल्ड क्वालिटी, हम कहेंगे लो क्वालिटी का वूल होता है, उसको भी बनाए जाते हैं। तो इस पे भी डिज़ाइन किए जाते हैं। यूजुअली बड़ा साइज़ नहीं होता, छोटे साइज़ के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसको वॉश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से छोटे छोटे पीसेज में इसको बनाया जाता है। 4-5 लोग भी बनाते हैं, 1-2 लोग भी बना सकते हैं, 1 पर्सन भी बना सकता है। यह है नमदाज
काफ़ी बड़े होते हैं, डिपेंड करता है साइज़ पे कि कितना साइज़ एक पर्सन को चाहिए, उसी हिसाब से इसके डिज़ाइंस भी अच्छे खासे होते हैं, फ्लावर्स बनाए जाते हैं, काफ़ी जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस भी बनाए जाते हैं, तो अलग अलग डिज़ाइंस में आता है। इसकी साइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़्यादातर बड़े साइज़ का भी होता है और कारपेट या हम कहेंगे बिछाने के काम आता है और घर में सजाने के काम भी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गबाज और नमदा मेकिंग, खासतौर पे जो आपको पिक्चर है ये दिख रही है कि ये घर में बनाए जाते हैं और इनके सामने जो रॉ मटेरियल है वो भी आप देख सकते हैं, जो वूल है इन्फीरियर क्वालिटी का वूल। इसमें मल्टी कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं, डिपेंड करता है डिज़ाइन कौन सा चाहिए और कैसा चाहिए, सिंपल भी या फिर कम्प्लेक्स भी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किया है डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, साथ में शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।